हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है मेरे चैनल संस्कृत स्टूडियो पर। और यहाँ पर हम वेलकम करते हैं ऑल आरपीएससी एस्पायरेंट्स को, जो कोई भी अपकमिंग किसी भी एग्जाम के लिए संस्कृत सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। सभी का स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था छंद प्रकरण, और छंद प्रकरण को हमने पिछली एक वीडियो में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, स्टार्टअप कर लिया था। इसीलिए आपने अगर अभी तक मेरी वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, ताकि आप आज की इस टॉपिक से कनेक्ट कर पाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, मात्रिक छंद से शुरू करेंगे हम। और हमने इससे पहले ये जाना था कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद जो है वो दो प्रकार के हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस में ऐड किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे सारी चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। मात्रिक छंद जो है आपके सिलेबस में ऐड किया हुआ है, वो केवल एक ही छंद है, आर्या छंद। केवल एक ही छंद हम पढ़ते हैं मात्रिक छंदों की श्रेणी में, जो आता है वो कौन सा है, आर्या छंद। किसी भी छंद अब जब हम पढ़ने जाएंगे तो किसी भी छंद के लक्षण जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लक्षण के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं, और लक्षण यदि आपने याद कर लिया तो बहुत ही आसानी से आप इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश स आर्या। यानी कि आर्या छंद का लक्षण यहाँ पे बताया है कि जिसके प्रथम पाद में द्वादश मात्रा होती है तथा तृतीय अपि मतलब कि विषम पाद, अयुग पाद जो है वहां पर 12-12 मात्राएं होती हैं, ये कहा है। तो आप देख लीजिए, जैसे कि ये चार पंक्तियां होगी, चार चरण होते हैं हमारे इसके अंदर छंद में। तो यहाँ पे प्रथम और तृतीय के अंदर क्या कह रहे हैं, 12-12 मात्राएं हैं। चलिए, अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश, अष्टादश द्वितीय यानी कि द्वितीय चरण में 18 मात्राएं हैं। ठीक है, और चतुर्थ के यानी कि चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हैं। तो वह कौन सा छंद हुआ, आर्या छंद। जिस छंद के प्रत्येक चरण में इस प्रकार की मात्राओं का व्यवस्था रहेगी, इस तरह की मात्राओं का विधान रहेगा, वह आर्या छंद कहलाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रथम और तृतीय पाद में 12 मात्राएं, द्वितीय पाद में 18 मात्राएं और चतुर्थ में 15 मात्राएं, तो वह आर्या छंद है। यही बात यहाँ पे स्पष्टीकरण में लिखी हुई है कि जहाँ श्लोक में प्रथम और तृतीय पाद में 12-12 मात्राएं, द्वितीय पाद में 18 और चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं होती है, आर्या छंद होता है। क्योंकि इस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, अतः इसे मात्रिक छंद कहते हैं। बहुत ही आसान है, मात्रिक छंद मात्राओं की गणना। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। वहां से चालू हो रहे हैं हमारे वार्णिक छंद। इससे पहले हम आर्या छंद का एक उदाहरण है उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये कैसे 12 मात्राएं, 18 मात्राएं और 15 मात्राएं इनमें होती हैं। एक बार देख लेते हैं इन्हें। ये श्लोक आपके सामने एक लिखा हुआ है, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवत अपि शिक्षितानाम अत्यंतम प्रयत प्रत्ययम चेतः। तो यहाँ पे आपको चरण विभाजन पहले ही कर लेना है। देखिए, कई बार तो आपको इस तरह से अल्प विराम लगाकर दो चरण अलग अलग करके बताए गए होंगे, लेकिन कई बार यहाँ पे देखिए ये अलग नहीं है, तो आपको यहाँ से अलग करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला चरण ये होगा हमारा, दूसरा ये है, तृतीय चरण इधर होगा और चतुर्थ चरण यहाँ पर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आ के ऊपर मात्रा क्या लगाएंगे, हम 2 मात्रा लगाएंगे क्योंकि दीर्घ है। प पे 1 मात्रा लगाएंगे। मात्रा कैसे लगानी है ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ के सीखना है। री पे मात्रा रिस्व लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ई की मात्रा है। तो पे दीर्घ लगाएंगे क्योंकि ए आई ओ औ तो हम अपने आप में दीर्घ ही हैं। फिर देखिए, शा पे क्या लगाएंगे, मात्रा दीर्घ लगाएंगे। और इसके आगे जो ये अर्ध व्यंजन है ये भी शा के साथ ही काउंट होगा। ये पहले ही दीर्घ है तो और क्या दीर्घ होगा, दीर्घ ही रहेगा। इधर आइए, वी जो है यहाँ पे 1 मात्रा लगाएंगे, दू पे 1 मात्रा, शाम पे 2 मात्रा। ठीक है, आ पे वैसे भी 2 ही लगती है और ऊपर बिंदी लग रही है तो 2 मात्रा लग जाएगी। न पे 1 मात्रा, सा पे 2 मात्रा, धू पे 1 मात्रा। ठीक है, म पे 1 मात्रा होनी चाहिए, लेकिन इस आधे न की वजह से ये इसमें काउंट हो जाएगा, तो ये 2 मात्रा लगाई गई है। ये पे 2 मात्रा, प्र पे 1 मात्रा।
ठीक है। प्र का जो र है वो ये के साथ चला गया, पहले ही दीर्घ था। यो पे दो मात्रा, ग पे एक मात्रा, वी पे एक मात्रा होनी चाहिए, छोटी ई की मात्रा, लेकिन यहाँ पे आधा ग है ना, तो आधा अर्ध व्यंजन आगे वाला इसके साथ में काउंट होता है, इसलिए इसे दीर्घ लिखा है, दो मात्रा लगाई। ज्ञा पे पहले ही दो मात्रा लगेगी, आ है इसलिए। नम, नम न के ऊपर एक मात्रा लगनी चाहिए, लेकिन पीछे ये आधा म है इसलिए दो मात्रा लगाई है। तो आपने देख लिया यहाँ पे मात्राएं हमने लगा ली। इधर देखिए प्रथम चरण में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गई हमारी 12 मात्राएं। द्वितीय पाद में कितनी मात्रा होनी चाहिए? 18। चलिए गिनते हैं इसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो हो गई आपकी 18 मात्राएं। प्रथम पाद में 12 मात्राएं, द्वितीय पाद में 18 मात्राएं। तृतीय में हम गिनते हैं, ब के ऊपर एक मात्रा, ल पे एक मात्रा, व पे एक मात्रा, द पे भी एक मात्रा, वी पे पी पे भी एक मात्रा, शी पे दो मात्रा। क्यों? छोटी मात्रा है फिर भी दो क्यों लगी है? इधर का आधा वर्ण इधर आ जाएगा। दो मात्रा। क्षी पे फिर एक ही मात्रा रहेगी, ता पे दो मात्रा, है ना। तो अब इसको गिन लीजिए कितना हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये ना पे दो मात्रा। तो यहाँ तक हो गया आपका तृतीय चरण। कितनी हो गई? 12 मात्रा। यहाँ से गिनते हैं आगे। माँ पे दो मात्रा, म पे दो मात्रा क्योंकि आगे का आधा न इसके साथ जुड़ेगा। य पे दो मात्रा क्योंकि इसका र इसके साथ जुड़ेगा। प्र पे दो मात्रा क्योंकि ये आधा था इसके साथ जुड़ेगा। य पे एक मात्रा और यम पे दो मात्रा। चे पे दो मात्रा, तह पे एक होनी चाहिए लेकिन विसर्ग के कारण दो लगाई है। गिन लीजिए इसे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं। बिल्कुल हमारे लक्षण के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है ये उदाहरण। 12, 18, 12, 15 इसका क्रम रहेगा मात्राओं का। आर्या छंद को हमने देख लिया है, प्रैक्टिस किया है। मात्रिक छंद है, मात्राओं की गणना की है हमने। ओके, चलिए यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे वार्णिक छंद। वार्णिक छंद में हम वर्णों की गणना करेंगे। स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रहे कि वर्णों की गणना तो करनी है, लेकिन कई बार ऐसे छंद भी आते हैं जहाँ पे केवल वर्णों की गणना करनी होती है, आपको गण नहीं बनाने होते हैं। क्योंकि ये जो अनुष्टुप छंद आप पढ़ रहे हैं ये आपका वैदिक छंद है। तो वैदिक छंद की जैसे ही बात आई है तो यहाँ पे हम पहले क्लियर कर लेते हैं। वैदिक छंद प्रथम सप्तक में जो आप याद करते हैं कौन कौन से हैं, मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इसे याद करना है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसे याद रखिएगा। गा उ अ ब प त्री ज। तो आपको ये कितने छंद हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 छंद आपको याद करने हैं। इसमें आप याद रखेंगे 24 से शुरू होता है। गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं। इसके बाद +4 आप करते जाएंगे। ठीक है, तो +4 कीजिए 28, इधर +4 कीजिए कितना हो गया? 32, फिर +4 कीजिए 36, इधर कीजिए 40, यहाँ पर 44 और ज में 48। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसको अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक बार फिर से देखें। मैंने क्या लिखा है? शॉर्ट ट्रिक से लिखा है इसे। गा उ अ ब पत्री ज। तो गा से गायत्री छंद, उ से उष्णिक, अ से अनुष्टुप, ब से बृहति, प से पंक्ति, त्री से त्रिष्टुप और ज से जगति। गा उ अ ब पत्री ज। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति ये वैदिक छंदों का प्रथम सप्तक है जो आपके कोर्स में ऐड किया हुआ है और ये आपके प्रश्नों के रूप में बनकर आता है। यहाँ से प्रश्न आप इनके अंदर आने वाले वर्णों के क्रम को भी आप ध्यान रखेंगे। 24 वर्ण से शुरू होता है, इसके बाद +4 आप करते रहेंगे। 24, 28, 32, 36, 40, 44 और ये हुआ आपका 48। ठीक है, तो आपको वर्णों की संख्या याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये कि गायत्री छंद जो है इसमें केवल 3 चरण होते हैं। डिवाइड कर लीजिए कितना हो जाएगा? 8 वर्ण होंगे आपके एक चरण के अंदर। तो 8 या 24। ठीक है, तो आपको ये आराम से कर लेंगे। आपके गायत्री में 3 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होंगे। इस हिसाब से आपके 24 वर्ण हो जाएंगे। ये आपने यहाँ पर देख लिया। ये अब हमने यहाँ पे आपको बताया है वैदिक छंदों का
क्रम, ठीक है। वैदिक छंदों का प्रथम सप्तक ही आपके कोर्स में ऐड किया हुआ है। वैदिक छंद तो बहुत सारे हैं, ऐसे ऐसे छंद भी होते हैं जहाँ पे केवल 4 ही वर्ण होते हैं, है ना। तो आपको इतना डीप में नहीं जाना है, जो कोर्स में सिलेबस में ऐड किया हुआ है इतना ही पढ़ें और इसको इसी शॉर्ट ट्रिक से याद कर लीजिएगा, गाऊ अब पत्री च, और इसमें आने वाले वर्ण कितने कितने हैं ये आपको याद करना है। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। अब ये सब बात मैंने यहाँ पे इसलिए की है कि अनुष्टुप छंद जो है अभी हम पढ़ने वाले हैं। वार्णिक छंद ये हमारे कोर्स में ऐड किया हुआ है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। 32 वर्ण हैं इसमें। अब आप चलें स्टार्ट करते हैं। अनुष्टुप छंद में हमने अभी आपको क्या बताया, 32 वर्ण हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक पाद में 8 वर्ण हो जाएंगे। 8 इंटू 4 वर्ण, 4 चरण होते हैं तो हो जाएंगे 32, आसानी से हो रहे हैं। चलिए इसका लक्षण देख लेते हैं। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ऋस्वम सप्तम दीर्घ मन्ययो हो, ये है इसका लक्षण। लक्षण के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें हमें याद करनी है। लक्षण यानी कि जो सूत्र आपको दिया गया है ये शॉर्ट ट्रिक है। लक्षण अपने आप में शॉर्ट ट्रिक होता है, इसे याद कर लिया तो हर स्थिति में प्रश्न सही होने वाला है। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक पाद का षष्ठ वर्ण गुरु, क्या कहा है, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, प्रत्येक चरण में छठा वर्ण गुरु होता है ना। तो आपको ये बता रहे हैं कि ये निश्चित है, प्रत्येक पाद में छठा वर्ण गुरु होगा। पंचम वर्ण लघु होगा, बहुत ही अच्छी बात। और सप्तम वर्ण जो है द्वितीय और चतुर्थ पाद में ऋस्व होगा। लक्षण में ये बता रहा है कि सप्तम वर्ण द्वितीय और चतुर्थ पाद में कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। लेकिन प्रथम और तृतीय जो कि अयुग पाद है, विषम पाद है, इनमें ये सप्तम वर्ण दीर्घ हो जाता है। चलिए एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको ऐसे करके बताती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम जिन वर्णों की बात कर रहे हैं सबसे पहले उनको लिख लेते हैं। पांचवा, छठा और सातवां, हम केवल इन 5, 6 और 7वें वर्ण की ही बात कर रहे हैं। जैसे ही श्लोक आता है आपके सामने, आपको वर्ण गिन लेना है, 1 2 3 4 5, और 5वें 6ठे 7वें का आपको देखना है। यहाँ पे क्या कहा, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, श्लोक के प्रत्येक चरण में षष्ठ वर्ण जो है गुरु रहेगा। तो प्रत्येक चरण में षष्ठ वर्ण गुरु रहेगा, हमने लगा दिया। चले पंचम वर्ण जो है यहाँ पर सर्वत्र लघु पंचमम, तो पंचम वर्ण हमेशा लघु रहेगा, हमने लगा दिया लघु। अब बात आती है सातवें वर्ण की, जो वेरी करता है। सातवां वर्ण जो है किसी पाद में तो दीर्घ रहेगा, किसी में ह्रस्व रहेगा। तो हमें ये देखना है कि द्वितीय और चतुर्थ पाद में ह्रस्व है। यहाँ पर सप्तम वर्ण द्वितीय और चतुर्थ पाद में ह्रस्व है। तृतीय और प्रथम पाद के अंदर कैसा रहेगा, ये दीर्घ रहेगा। तो ये लगा दिया हमने। कैसा रहेगा क्रम, इन मात्राओं का आपको ध्यान रखना है। कौन से वर्ण देखने हैं, केवल पांचवा, छठा और सातवां, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक बार फिर से लक्षण पढ़ लीजिए। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, प्रत्येक चरण में षष्ठ वर्ण गुरु। सर्वत्र लघु पंचमम, प्रत्येक चरण में पंचम वर्ण लघु। द्विचतुष्पादयम पादयो ऋस्वम सप्तम दीर्घ मनियो, सप्तम सप्तम वर्ण के लिए बता रहे हैं कि दूसरे और चतुर्थ पाद में ऋस्व रहेगा और प्रथम और तृतीय पाद में कैसा रहेगा, दीर्घ रहेगा। ओके, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हुआ है। और हम यहाँ पे अब बात करते हैं इस उदाहरण की, जहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह की आपको उदाहरण दिया जाता है। यहाँ से ये पहली पंक्ति है, प्रथम चरण है, इसमें गिने 1 2 3 4 5। तो ये आपका है ऋस्व। यहाँ पे इधर उधर लिखा हुआ है ना, आपको केवल यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ इसको देखें। क जो है इसके आगे र लग रहा है ना, इसलिए इसको हम दीर्घ लिखेंगे। और ये त के बाद में आधा व भी तो है, इसलिए इसको दीर्घ कर देंगे। चलिए इधर आइए, 1 2 3 4 5 ये आया हमारा। अंग का ग जो है पहले चला गया तो ये एक ही रहेगा। तम का दीर्घ लिखेंगे, र को हम ऋस्व ही लिखेंगे। इधर आइए, 1 2 3 4 5, द को हम ऋस्व लिखेंगे, ये को गुरु लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसके आगे श भी है और ये भी है, और वे को हम वैसे ही गुरु ही लिखते हैं। चलिए आगे आइए। वैरी भवती सौरिदम, 1 2 3 4 5, ती पे हम ऋस्व मात्रा लगाते हैं, सो पे दीर्घ मात्रा लगाते हैं, और री पे ह के अंदर री की मात्रा लग रही है। ये री अलग से आपको दीर्घ नहीं मानना है, री की मात्रा तो वैसे ही ऋस्व है, तो आपको इसको ऋस्व लगाना है। तो अब देख लिया आपने, प्रथम और तृतीय चरण में लघु गुरु गुरु ये क्रम रहेगा, पांचवा छठा सातवें वर्ण का। और द्वितीय चतुर्थ चरण में कैसा रहेगा, लघु गुरु लघु।
है ना, पांचवा छठा सातवां ही वर्ण आपको देखना है प्रत्येक चरण में। इसी प्रकार से आपने यहाँ पे अनुष्टुप छंद को बहुत अच्छे से समझ लिया है स्टूडेंट्स। आपको कोई भी बताई गई बात से संबंधित डाउट रहता है, कोई संदेह है, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, आप कमेंट कीजिए, आपका डाउट निश्चित रूप से क्लियर किया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला छंद आया है हमारे सामने इंद्रवज्रा। यहाँ से थोड़ा सा अलर्ट होने की आवश्यकता है स्टूडेंट्स। आपने अभी तक क्या देखा, सबसे पहले आर्या छंद देखा जो कि मात्रिक छंद था, और हमने अभी सेकंड छंद जो देखा है वार्णिक छंद अनुष्टुप छंद, वहां पे हमने केवल वर्णों की गणना की है, और हमने प्रत्येक चरण के अंदर पांचवा छठा सातवां की लघु गुरु का क्रम देखा है, बस और कुछ भी नहीं किया। यहाँ से हमें क्या करना है, गण विधान करना होगा, थोड़ा सा अलर्ट होने की आवश्यकता है। अब आपको सबसे पहले छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण कितने हैं ये देखना है। तो 11 वर्ण रहेंगे आपके यहाँ पर। इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, तीन छंद ऐसे हैं जो कि 11-11 वर्णों को लिए हुए हैं। तो यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि केवल 11 वर्णों को गिनकर आप ये निर्णय नहीं ले सकते हैं कि इसमें ये छंद है, क्योंकि ये तो तीन छंद हैं। अब आपको लक्षण देखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक बाद में 11 वर्ण है, और लक्षण क्या कहता है, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगोगह, स्याद इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा छंद होगा यदि गणों का क्रम कैसा रहा, तौ मतलब कि तगण तगण, ज, जगण और दो गुरु। ठीक है, तो गणों का क्रम कैसा रहना चाहिए, तगण, तगण, जगण और दो गुरु, ये क्रम रहना चाहिए, तगण तगण जगण। अब आपको यमाता राजभान सलगा वाली बात याद होगी, नहीं याद है तो अभी लिख लीजिए इसको किसी कॉपी में। जब मेरा वीडियो देख रहे हैं एक सेकंड के लिए पॉज कीजिए। यमाता राजभान सलगा जो गण विधान वाली बात बताई थी मैंने, इसे आप लिख लीजिए ताकि आपको आसानी रहे यहाँ पे गण निर्धारण करने में। इस छंद में प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। ये वर्ण क्रमशः तगण तगण जगण और दो गुरु के रूप में होते हैं। और देखिए ये श्लोक जो आपको लिखा हुआ है, अर्थोई कन्या परकीय एवं अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का श्लोक है। और क्या कहा है यहाँ पे, अर्थोई कन्या परकीय एवं तामध्य संप्रेष्य परिग्रही तू जातो ममाय विशद प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। कन्या तो है, जो कन्या जो है वो निश्चित रूप से पराया धन है। और महर्षि कण्व कहते हैं कि मैं तो सन्यासी होते हुए भी मेरा मन इतना व्याकुल हो रहा है कि मेरी बेटी पुत्री जो है शकुंतला को ससुराल भेजते वक्त इतना मन व्याकुल हो गया, तो सांसारिक लोग कैसे अपने आप को संयम में रखते होंगे, वो कैसे इस दुख को झेलते होंगे, इस प्रकार की बात यहाँ पे कही गई है। वॉटेवर, हमें यहाँ पे अर्थ नहीं देखना है, हमें क्या बात करनी है, छंद की बात। छंद निर्धारण कैसे करना है, इसमें गण निर्धारण कैसे करना है, गण विधान क्या रहेगा, इसे देखना है। तगण तगण जगण और दो गुरु का क्रम है या नहीं, इसे हमें चेक करना है। पहली पंक्ति में लिखा हुआ है, इसको हम करेंगे। दूसरी पंक्ति में मैं आपको करके बताऊंगी, उसके बाद आपको और इजी हो जाएगा। अर्थो ही कन्या पर की एव लगाइए मात्रा, अर्थो, अ के बाद में र बोल रहे हैं गुरु, थो पे गुरु, ही पे लघु, क पे गुरु लगेगी क्योंकि आधा न जो है वो इसके साथ आ जाएगा, या पे गुरु, व प पे एक मात्रा, र पे एक मात्रा, की पे दो मात्रा, य पे एक मात्रा, ए पे दो मात्रा, और व पे कभी कभी हमें गण पूर्ति करने के लिए दो मात्रा अगर लगानी है तो लगानी पड़ती है, ये गण पूर्ति कही जाती है। जैसे क्षति पूर्ति करते हैं ना हम फिलअप करने के लिए, तो इसे आप ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है हमें। ठीक है, चलिए अब इसको हम तीन तीन का सेट बना लेते हैं। जो मात्राएं हमने लगाई है तीन तीन का सेट बनाए। तगण के अंदर गण क्रम यही रहता है, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु है तो तगण है, फिर से गुरु गुरु लघु तगण, लघु गुरु लघु, तो ये जगण होता है। और उसके बाद दो गुरु हमारे हैं, तो बिल्कुल लक्षण के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है। चलिए अगली पंक्ति का हम करके देख लेते हैं। तामध्य संप्रेष्य परिग्रही तू, क्या कहा है, यहाँ पर हमें मात्राएं लगानी है। मैं दूसरा कलर का पेन ले लेती हूँ ताकि क्लियर आपको नजर आए। तामध्य, ता पे हमें मात्रा क्या लगानी, गुरु, म पे लघु लगनी चाहिए, लेकिन ध्य लिखा हुआ है ना आगे, तो इसलिए लघु गुरु लगेगी, और यहाँ पे लघु ही रहेगी। स के ऊपर लघु लगनी चाहिए लेकिन गुरु हो जाएगी क्योंकि आधा म है आगे, प्रे पे गुरु, और ये यहाँ पे आधा श इसके साथ आ गया, यह अकेला ही रहा है, लघु, प पे लघु, और री पे गुरु लगेगी क्योंकि आगे ग्र है, इसका र इसके साथ जुड़ेगा, और फिर यहाँ पे लघु, ही पे गुरु, और तू को भी हम गुरु करेंगे। तो चलिए तीन तीन का सेट बना लेते हैं। गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु गुरु लघु, और गुरु गुरु। तो हमारा यही गण क्रम बैठ रहा है, तगण तगण जगण और गुरु गुरु।
बिल्कुल सही बैठ रहा है। बाकी की 2 पंक्तियाँ हैं, इनको आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रही हूँ। आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि क्या गण क्रम यही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की प्रैक्टिस होगी तो आप सीख जाएँगे। ओके, चलिए हमने यहाँ पे बात की है इंद्रवज्रा छंद की। कितने वर्ण हैं? 11 वर्ण। 11 वर्णों से संबंधित ही एक और छंद हमारे सामने आता है। ये कौन-सा है? उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा का लक्षण है उपेंद्र वज्रा जतजास ततौ गौ। क्या कहा है यहाँ पे? जगण तगण जगण। अगर क्रम ये रहा जगण तगण जगण और 2 गुरु का क्रम रहा तो फिर उपेंद्र वज्रा छंद होगा। जगण तगण जगण और 2 गुरु ये क्रम रहा तो उपेंद्र वज्रा छंद रहेगा। इस छंद के प्रत्येक पाद में कुल 11 वर्ण होते हैं। यहाँ वर्ण जो है जगण जगण और 2 गुरु की व्यवस्था के रूप में अरेंज किए होते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधु च सखा त्वमेव तमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। आपको ये देखना है, सबसे पहले वर्णों को गिन लेना है। 11 वर्ण है तो इंद्रवज्रा उपेंद्र वज्रा और उपजाति तीनों में से ही एक छंद रहेगा। अब आपको यहाँ पे गण व्यवस्था देखनी है कि क्या गण व्यवस्था रहने वाली है। मात्राएं लगाकर देखेंगे। एक बार फिर से आ जाइए यहाँ पे। लघु मात्रा लगेगी, आधे त इसके साथ तो नहीं गिना जाएगा। व पे लघु मात्रा, में पे गुरु, व पे लघु। ठीक है। माँ पे 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा और व पे 2 मात्रा। कभी कभी गण पूर्ति के लिए करना पड़ता है। और इधर का भी देख लीजिए आप, आधा त अभी इसके साथ जुड़ भी सकता है, इसलिए यहाँ पे गुरु हो जाएगा। तो देख लीजिए, लघु गुरु लघु जगण होता है, गुरु गुरु लघु कैसा होता है? तगण होता है। और लघु गुरु लघु ये कैसा होता है? जगण होता है। और 2 गुरु। तो बिल्कुल गण व्यवस्था हमारे लक्षण के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठ रही है। चलिए अगली लाइन का हम करके देख लेते हैं। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। मात्रा लगाते हैं। व पे 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा और 2 मात्रा। गणपूर्ति या इधर को इधर ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देख लीजिए बिल्कुल वही व्यवस्था बैठी है। जगण तगण जगण और 2 गुरु। तो हमने इसे करके देख लिया। अगली 2 पंक्तियां मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रही हूँ, इनको प्रैक्टिस करें। इनमें मात्राएं लगा कर देखें। मात्रा लगाने के बाद 3-3 का सेट बनाएं और देखिएगा कि कौन सा गण बैठ रहा है। ठीक है, और हमारे लक्षण के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया उपेंद्र वज्रा छंद। और अगला छंद हमारे सामने आता है, यह भी 11 वर्णों से संबंधित है। 11 वर्ण होते हैं, इसके भी प्रत्येक पाद में अनंतरो दीरित लक्ष्म भाजो पादो यदि याव उपजाता यस्तथा इत्थम किला यास्यपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातिषु इदम एव नाम। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा लक्षण है। अब आपको इस लक्षण को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये समझ लीजिए कि ऐसा छंद जहाँ पे प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं और इसमें किसी चरण में इंद्रवज्रा के लक्षण दिखेंगे, यानी कि सादिंद्र वज्रा यदि तव जगोगा, यानी कि तगण तगण और जगण ऐसा लक्षण दिखेगा। और किसी चरण के अंदर आपको उपेंद्र वज्रा के लक्षण दिखेंगे। वहां पे क्या था? सादिंद्र वज्रा यदि तव जगो को इंद्र वज्रा का लक्षण हो गया। और उपेंद्र वज्रा जत जास ततौ गौ जगन तगन जगन और 2 गुरु, इस तरह का लक्षण आपको दिखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मिश्रित लक्षण वाला छंद है हमारा उपजाति छंद। अब इसमें देखिए कोई फिक्स नहीं है कि अल्टरनेट छंद रहेंगे, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा, कोई फिक्स नहीं है। और यहाँ पे आपको जो उदाहरण दिया हुआ इसमें भी ऐसा ही है। पहले 3 पंक्तियों में इंद्र वज्रा के लक्षण है और यहाँ पर उपेंद्र वज्रा का लक्षण है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने बताया कि मिश्रित लक्षण वाला छंद है उपजाति छंद। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि 2 चरण में इंद्र वज्रा रहेगा, 2 में उपेंद्र वज्रा रहेगा, अल्टरनेट रहेगा, नथिंग। ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको जो अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो चारों की चारों पंक्तियां दी जाएगी, अदरवाइज ऐसा प्रश्न नहीं आता है। क्योंकि इसके गण निर्धारण करने के लिए या मिश्रित लक्षण है या नहीं ये देखने के लिए 4 पंक्तियों की तो हमें आवश्यकता होगी ही, है ना। इसलिए अगर 4 पंक्तियां दी गई है तो फिर आपको चारों में लक्षण देखना होगा और क्या लक्षण बैठ रहा है वो देख कर फिर आप निर्णय लेंगे कि यह उपजाति छंद है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 11 वर्ण है। इस छंद के प्रत्येक पाद में भी 11 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा छंदों का मिश्रित स्वरूप है। इसमें किसी पाद में इंद्र वज्रा तो किसी में उपेंद्र वज्रा छंद होता है, ये क्लियर लिखा हुआ है। यानी कि
कोई फिक्स नहीं होता है कि कितने पाद में इंद्रवज्रा होगा और कितने में उपेंद्रवज्रा हो। इस श्लोक के प्रथम 3 पादों में इंद्रवज्रा, अंतिम चतुर्थ पाद में उपेंद्रवज्रा का लक्षण घटित होता है। यहाँ पर उपजाति छंद हुआ है। स्टूडेंट्स, आपके प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे इसे पूरी श्लोक को छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसे हम कंप्लीट करेंगे। मैं आपको यहाँ पे गण विधान करके बताऊंगी ताकि तब तक आपकी प्रैक्टिस हो सके। इसमें इंद्रवज्रा के लक्षण हैं प्रथम 3 चरणों में, और चतुर्थ चरण में उपेंद्रवज्रा के लक्षण है। पहले ही आपको बता दिया है, आप चेक कर लीजिएगा कि इंद्रवज्रा के लक्षण है कि नहीं, उपेंद्रवज्रा के लक्षण है कि नहीं, गण के अनुसार बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये आपको चेक करना है। चलिए स्टूडेंट्स, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं संस्कृत को। यहाँ पर संस्कृत शिक्षण को समर्पित मेरा चैनल है, और यहाँ पर हम संस्कृत को पढ़ते हैं कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई होंगी पहले, निश्चित रूप से पढ़ा हुआ होगा, लेकिन आपको स्मार्टली कैसे पढ़ना है, कैसे पिक्यूलर आंसर को पिक करना है, कैसे आपको गलत ऑप्शन में उलझाया जाता है कंपटीशन में, ये आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यही मैं आपको सिखाती हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि अब तक जो गलतियां हम करते आए हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, वो अब नहीं होना चाहिए। ओके, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। यहाँ पर जो वीडियो आपको डाली जाती है, इसको आप देखें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके लिए आपको पता है कि क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही यहाँ से नेक्स्ट वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छंद के ही टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट छंद का टॉपिक है हमारा, और बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं इसे। हमारे कोर्स के अंदर 14 छंद हैं। इन 14 छंद को हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। एक एक चीज यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और लास्ट में पढ़ेंगे हम छंद का सार। वहां पे आपको बिल्कुल पिक्युलर चीजें बताई जाएंगी कि कैसे हमें टाइम सेविंग मेथड होता है, कैसे हमें सही आंसर को पिक करना है बहुत जल्दी से। ठीक है, चलिए मिल रहे हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू, बाय बाय।